नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अकेडमी पर। हम आज आपको पढ़ाएंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? पारिस्थितिकी हिंदी में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है पर्यावरण में, तो इसको हम समझते हैं। पहले देखते हैं कि इकोलॉजी शब्द जो है इंग्लिश वर्ड है, और ये ग्रीक भाषा ओइकोलॉजी, ये ग्रीक भाषा शब्द है, इससे बना हुआ है। और इस शब्द को सर्वप्रथम, इस इकोलॉजी को सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल, जो कि प्राणीशास्त्री एक थे, 1869 में इस शब्द का प्रयोग किया था। इकोलॉजी होता क्या है? जैसे कि हम देखते हैं हमारे जो जीवधारी, सभी समस्त जीवधारी हैं, वनस्पति हैं, ये जो इनके वासस्थान होते हैं, इनके साथ जो वातावरण का पारस्परिक संबंध होता है, उसी को हम, उसके अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहते हैं। तो हम एक परिभाषा, अर्नेस्ट हैकेल ने ही इसको मतलब कि शब्द भी दिया और इसको एक परिभाषित शब्दों में कहें तो एक परिभाषा भी इसकी लिखी है। तो उसको हम देखते हैं कि वातावरण और जीव समुदाय, जीव समुदाय में वनस्पति, जीव जंतु सब आ जाते हैं। जीव समुदाय के पारस्परिक संबंध का अध्ययन, यही परिभाषा अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था कि वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंध का ही अध्ययन हमारा पारिस्थितिकी कहलाता है। अब हम देखते हैं कि ये पारिस्थितिकी को कुछ कारक इफेक्ट, मतलब कारक प्रभाव, फैक्टर प्रभावित करते हैं। तो कारक, हमारे पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो हम इसी में लिखेंगे आगे ही कि हमारे कारक कौन कौन से हैं। हम जानते हैं जैसे सभी जीवधारी जहाँ निवास करते हैं, जिस वातावरण में निवास करते हैं, उसमें जैसे कि जैविक कारक, रासायनिक कारक और फिर इसके बाद भौतिक कारक, मृदीय कारक, कई प्रकार के कारक इफेक्ट करते हैं। तो इसको मतलब कि वहाँ पे जीवधारी रहते हैं, उनके लिए एक फैक्टर के रूप में रहते हैं कारक सभी, तो इन्हीं को समझते हैं। आप एक हेडिंग डालेंगे, पारिस्थितिकी कारक, एक हेडिंग रहेगी, सब हेडिंग, और उसके अंदर भी कुछ अलग अलग कारक को डिवाइड करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जलवायु कारक, ये हमारा दूसरा है। स्थलाकृति, स्थलाकृति और एक तीसरा है कारक मृदीय कारक, और एक चौथा कारक हमारा है जो कि इम्पोर्टेंट रहता है, जैविक कारक, या इसको हम जीवीय कारक कह सकते हैं, जीवीय कारक। ये चार कारक जो इम्पोर्टेंट है पारिस्थितिकी कारक में डिवाइड किए गए हैं। इसी के अंदर छोटे छोटे पॉइंट है, उसको हम समझते हुए चलेंगे। तो बात करते हैं शुरू से ही कि जो पहला कारक है यहाँ पे जलवायु कारक में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो हम नोट करेंगे एक एक करके। जैसे हम पहले ही डालते हैं एक हेडिंग अपना, प्रकाश। बात करते हैं प्रकाश की। प्रकाश का हम जानते हैं कि जैसे इसका मुख्य स्रोत जो होता है सूर्य होता है, सूर्य से ही प्रकाश मिलता है हमको। और प्रकाश के लिए जैसे कि प्रकाश संश्लेषण हुआ, वाष्पोत्सर्जन हुआ, श्वसन क्रिया हुई, ये सब क्रियाएं किसके लिए हैं? प्रकाश के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, मतलब प्रकाश से ही महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए हम इसको फैक्टर के रूप में अपने इकोलॉजी में लेते हैं। और इसका दूसरा पॉइंट एक लिखेंगे हम लोग, तापमान।
टेम्परेचर जिसे कहते हैं। जैसे तापमान भी हमारे जैसे कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसकी क्रिया को धीमी गति से तेज गति से करने के लिए कारक इफेक्ट करता है, श्वसन क्रिया के लिए भी। और ज़्यादातर जैसे कि हम बीजों के अंकुरण के लिए और उसको फैलने के लिए, जैसे बीजों को चना मटर का बीज होगा तापमान बढ़ता है तो फट जाते हैं उसकी फलियाँ, और फैलने के लिए महत्वपूर्ण होता है तापमान। ये सब होता है इसमें। अब इसमें अगला पॉइंट एक है हमारा, देखते हैं वायु। वायु भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। वायु में देखते हैं कि वायु की गति होती है, वायु गति, जो कि हमारे वृक्षों को संरचना आकार एक प्रदान करती है, उनके लिए वृद्धि के लिए भी सहायक आकार प्रदान करने के लिए सब वायु गति में निर्भर होते हैं। अब इसी में वायु मंडलीय गैसें, जो हमारे वायुमंडल में भिन्न भिन्न मुख्य प्रकार की गैसें पाई जाती है, उनको एक संगठन के रूप में मौजूद होते हैं। तो उनको हम देख लेते हैं कौन कौन सी गैसें हैं वायुमंडलीय गैसों में। तो आप यहाँ पे नोट करिएगा, ऑक्सीजन गैस जो हमारी होती है वो 21% होती है, और फिर नाइट्रोजन गैस है वो 78% है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसे कहते हैं, ये हमारा है 0.003%। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। और एक इम्पोर्टेंट गैस आर्गन है, आर्गन ये है लगभग 0.93% पाई जाती है। ये वायुमंडलीय गैसों की संरचना में ये सब पाए जाते हैं। ये हमारा जलवायु कारक है। अब हम बात करते हैं स्थलाकृति के बारे में। स्थलाकृति क्या होता है? जैसे हमारे भूमि पे ऊंच खाल मतलब ऊंचा नीचा ये सब पड़ा रहता है, तो इसको मतलब ये भी फैक्टर के रूप में कार्य करते हैं। जैसे पहाड़ों पे देखते हैं, पहाड़ों पे ज़्यादा ऊंचा है, ढलान है, ये सब चीज़ें। तो इसमें हम पॉइंट वाइज देखते हैं। 2 पॉइंट आप पहले लिखिए, ऊंचाई। ऊंचाई क्या मतलब कारक के रूप में कार्य करती है? ऊंचाई में जैसे कि हम देखते हैं कहीं पहाड़ों पर जैसे कि ऊंचाई 100 मीटर है, 100 मीटर से ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे टेम्परेचर में मतलब क्या होती है, कमी आती है। टेम्परेचर में गिरावट के कारण वहाँ के मतलब वनस्पतियों के लिए एक फैक्टर के रूप में कार्य करेगा। तापमान में कुछ मतलब गिरावट होती है तो वहाँ के वातावरण को इफेक्ट करेगा। तो ये सब ऊंचाई के कारण होता है। और हम बात करते हैं, एक है ढलान। ढलान जैसे कि स्लोपिंग एक होता है, ट्रॉपिकल स्लोप एरिया, जहाँ पे जैसे पहाड़ों पे जो ढलान क्षेत्र होता है, ढलान क्षेत्र में एक मतलब कि देखा जाएगा कि वहाँ पे ढलान क्षेत्र में जैसे कि वर्षा की जो मानसूनी पौने चलती हैं, मानसूनी वर्षा होती है, ढलान की जिस साइड से चलेगी वहाँ पे तो वनों का विस्तार खूब रहेगा। लेकिन उसके विपरीत देखते हैं तो वन वहाँ पे वर्षा हो नहीं पाती, इसलिए वहाँ पे वनों की संख्या कुछ कम मतलब सघन मात्रा में नहीं होते, विरल में रहेंगे, जिसे हम वृष्टि छाया प्रदेश कह सकते हैं। ये ढलान के कारण निर्भर होता है, ये इफेक्ट करता है, यही कारक एक ढलान के रूप में। और हम देखते हैं एक है फुलाव। फुलाव क्या होता है? फुलाव मतलब कि जैसे कि हम देखते हैं कि जहाँ पे भूमि समतल है, ज़्यादा खुला वातावरण, सूर्य का प्रकाश, वायु, ये सब मतलब एकदम भरपूर मात्रा में मिलते हैं, तो वहाँ का मतलब कि वातावरण अच्छा रहेगा, मतलब वहाँ पे खूब वनस्पतियाँ ऐसा विकास ग्रोथ कर पाएंगी। और जहाँ पे ये सब नहीं पाए जाएंगे, सूर्य प्रकाश नहीं पहुँच पाते, वायु मतलब रुकावट रहेगी, तो वहाँ पे सब एक फैक्टर के रूप में जैसे कि कारक के रूप में रहता है, कारण बनता है। अगला कारक हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट कारक होता है जो हमारा मृदी कारक। मृदी कारक जैसे कि इसमें मृदाओं में जैसे फैक्टर कुछ कार्य करते हैं, खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस, ये सब जो होते हैं इनको देखते हैं। तो पहले आप एक पॉइंट नोट करिए, खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ खनिज पदार्थ जैसे कि हम देखते हैं जो जल पौधों के जड़ के द्वारा अवशोषित किया जाता है भूमि से। जैसे कि इसमें दो प्रकार के आते हैं, एक दीर्घ मात्रा में होते हैं, दीर्घ मात्रिक तत्व जिसे कहते हैं, और दूसरा होता है सूक्ष्म मात्रिक तत्व। तो पहले दीर्घ मात्रिक तत्व देखते हैं क्या क्या है। इसमें आपका आएगा नाइट्रोजन आएगा, फास्फोरस आएगा, सल्फर आएगा, ऑक्सीजन आएगा, कार्बन आएगा, और एक आएगा आपका हाइड्रोजन आएगा। और फिर एक होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो हमारा होता है
ये क्लोरोफिल में मदद करता है, पौधों के जिनसे भोजन बनाना होता है उसमें क्लोरोफिल की मदद करता है बनाने में, मैग्नीशियम। अब बात करते हैं हम सूक्ष्म मात्रिक तत्वों की। सूक्ष्म मात्रिक तत्व, इन तत्वों की मात्रा से पेड़ पौधों को बहुत ही कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, इसलिए इनको सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहते हैं। जैसे कि इसमें आएंगे आपके बोरान आएगा, मैग्नीज आएगा, जिंक आएगा, मॉलिब्डेनम आएगा। ये सब मतलब सूक्ष्म मात्रा में तत्व पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। एक आपका जैसे मृदा कारक के अंदर ही एक आता है कार्बनिक पदार्थ। खनिज पदार्थ हो गया, अब कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ का मतलब होता है जैसे कि मृदा में जो हमारे सड़े गले, जितने ज़्यादा सड़े गले पदार्थ होते हैं वे कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। ये एक मतलब पीट मृदा होती है, उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है। तो कार्बनिक पदार्थ से ही बनते हैं क्या? ह्यूमस। ह्यूमस को ही हम जैसे कि ज़्यादा मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं तो उसी को हम ह्यूमस कहते हैं। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या है पॉइंट में देखते हैं मृदा जल। मृदा जल क्या होता है? मृदा जल भी इफेक्ट करता है। मृदा के जल, जैसे मृदा मिट्टी के अंदर जो भूमि है हमारी है उसमें जल जो पाए जाते हैं उसे हम मृदा जल कहते हैं। ये एक मुख्य कारक के रूप में रहता है। जैसे मृदा जल में हम देखते हैं कि कुछ प्रकार के मृदा जल होते हैं, जैसे कि देखते हैं गुरुत्वाकर्षण जल एक होता है, गुरुत्वीय जल होता है, और एक केशिका जल होती है, एक होती है आर्द्रता जल होती है। इनको समझते हैं हम लोग। जो गुरुत्वीय जल होता है, जैसे वर्षा होती है तो वर्षा में जब जल की मात्रा जब पृथ्वी के नीचे एकदम भूमि जल स्तर में जाती है, एकदम निचले बह के चली जाती है, उसे हम गुरुत्वीय जल कहते हैं। ये जल पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाती क्योंकि ये बहुत नीचे चली जाती है, यहाँ तक जड़ें इनकी पहुँच नहीं पाती। और फिर एक दूसरा इसमें मृदा जल में आएगा केशिका जल। ये जल जो होता है, ये जल मृदा के जो कण होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं उनके बीच में जो स्पेस बनता है, इसी में एक केशिका जल पाए जाते हैं। ये जल पेड़ पौधों के जड़ों द्वारा अवशोषित होकर ऊपर खनिज पदार्थों को ले जाते हैं। अब एक तीसरा जल है हमारा जो पाया जाता है आर्द्रता जल। आर्द्रता जल जो होता है ये किसी मृदा कण के चारों ओर परत जो बना के वाष्पित परत होते हैं उसमें पाए जाते हैं। जैसे कण के चारों ओर जो एक वाष्पित जल की मात्रा रहती है उसे हम आर्द्रता जल कहते हैं। अब हम मृदीय कारक में अगला ही एक मतलब कि पॉइंट देखते हैं क्या है, तो मृदा वायु। मृदा वायु एक महत्वपूर्ण कारक होता है। जैसे कि मृदा के अंदर वायु जो मात्रा पाई जाती है उसे मृदा वायु कहते हैं। मृदा वायु के लिए जैसे कि होता है कि हम पौधे की जड़ें श्वसन करते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी है कारक। अब एक अगला पॉइंट आप देखिए, मृदा वायु हो गया तो मृदा जीव एक होते हैं। मृदा जीव में क्या क्या आएंगे? जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि मृदा में पाए जाते हैं बैक्टीरिया पाए जाएंगे, बैक्टीरिया हो गए, कवक हो गए, और जो छोटे छोटे जैसे होते हैं ना केंचुए होंगे, ये मृदा जीव कहलाएंगे। ये मृदा के लिए बहुत ही उपयोगी मतलब लाभदायक होते हैं, इसलिए मृदा जीव में कारक के रूप में प्रभाव डालते हैं। और फिर एक पॉइंट और हम नोट करते हैं मृदीय कारक में ही, मृदा अपक्रिया। ये मृदा अभिक्रिया क्या है? जैसे हम देखते हैं मृदा की जो क्वालिटी होती है उसमें कुछ रिएक्शन होते हैं, जैसे कि अम्लीय है कि क्षारीय, ये देखते हैं। तो मृदा अभिक्रिया में जैसे कि अगर मृदा में हाइड्रोजन आयन जो होता है हमारा, हाइड्रोजन आयन की अधिकता होगी
तो मृदा हमारी अम्लीय होती है। और इसी में अगर पोटास और सोडियम की अधिकता होती है तो ये क्षारीय होगी। जब मृदा में हाइड्रोजन आयन की अधिकता होती है तो वो अम्लीय मृदा कहलाती है, और जब पोटेशियम सोडियम इनकी मात्रा की अधिकता होती है तो वो क्षारीय मृदा कहलाती है। अब एक पॉइंट आप नोट करिए, जैसे कि कहा जाता है कि पौधों के वृद्धि के लिए जो मृदा का पीएच मान होना चाहिए वो 6.0 से 7.5 पीएच रेंज में रहना चाहिए। ये हमारा मृदा कारक में इतने हम पॉइंट वाइज पढ़े हैं, खनिज तत्व, कार्बनिक पदार्थ, ये सब। अब बात करते हैं जीवी कारक की। जीवी कारक में जैविक कारक। जैविक कारक में जैसे कि जो जीव जंतु आ गए हैं छोटे मोटे, ये सब से लेते हैं। तो इससे शुरू करते हैं सूक्ष्म जीव से। सूक्ष्म जीव में वही बैक्टीरिया, कवक, विषाणु इत्यादि जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं। और इसमें आप अगला पॉइंट आप डालिए, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है परजीवी। ये परजीवी क्या चीज़ होते हैं? परजीवी जैसे कि हम देखते हैं कि परजीवी जो दूसरे पे आश्रित होते हैं। परजीवी में जैसे कि वे पौधे आते हैं जो एक दूसरे पौधों पे आश्रित होकर वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखते हैं कि अमरबेल है, ओरोबैंकी एक पौधा होता है, और एक लॉरेंथस पौधा होता है। ये सब जैसे कि पेड़ के शाखाओं में ही अपना एक चुस्कांग माध्यम से भोजन प्राप्त करते हैं, वहीं पर रहते हैं। एग्जाम्पल में आप नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं सहजीवी। सहजीवी क्या चीज़ होते हैं जीवी कारक में? सहजीवी वे जीव होते हैं जैसे कि कुछ जीवधारी एक दूसरे के मतलब साथ रह के अपना मतलब कि एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम लाइकन को देखते हैं। लाइकन क्या है? लाइकन जैसे कि जो बैक्टीरिया होता है और कवक, इसका एक सहजीवी मतलब सिम्बियोटिक बनाते हैं। लाइकेन शैवाल और कवक के साथ अपना एक संबंध बनाते हैं। अब एक पॉइंट आपका आता है मितोपजीवी। मितोपजीवी क्या चीज़ है? मितोपजीवी जैसे सड़े गले पेड़ पौधे, जो जंतु जो जिसपे मतलब बीच छोटे छोटे पौधे उगते हैं, सड़े गले पदार्थों पे पौधे जो उगते हैं। एग्जाम्पल में जैसे म्यूकर, राइजोपास, पेनिसिलियम, ये सब। ये सड़े गले पदार्थों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जो कि जीवी कारक के प्रमुख घटक होते हैं। अब एक और घटक हम देखते हैं मतलब इसी कारक में, मतलब कि जैविक कारक के घटक जो होता है कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे जैसे कि देखते हैं कि जहाँ जिस स्थान पे नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पे ये पौधे उगते हैं। ये पौधे वहाँ के छोटे मोटे कीड़ों को मार कर ही वहाँ के अपने पोषक तत्व से नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे डोस्टेरा हो गया, यूटिकुलेरा हो गया, नेपेंथिस हो गई। ये कीटभक्षी पौधे होते हैं जो कि वहाँ के मतलब नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीड़े मकोड़े को खाते हैं, भक्षण करते हैं।
ये पारिस्थितिकी कारक में इतने कारक इम्पोर्टेंट हैं, इनको हम समझ लिए हैं। अब बात ये आइए देखते हैं अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी निकेत। पारिस्थितिकी निकेत क्या चीज़ होता है, तो पहले एक हेडिंग डाल देते हैं हम लोग। इसे इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजिकल नीक। पारिस्थितिकी निकेत, जैसे कि हम देखते हैं किसी भी जीव जंतु के एक वास स्थान जहाँ पे वो निवास करते हैं, छोटे जैसे कि छोटे जीव जंतु होते हैं, उनके एक एरिया सीमित रहता है कि उसी जगह स्थान पे वो निवास करते हैं, तो उसको हम पारिस्थितिकी निकेत कहते हैं। इसको सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग जो था ग्रीनियल्स 1917 में शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया कि पारिस्थितिकी निकेत एक शब्द दिए जो ग्रीनियल्स महोदय थे, उन्होंने 1917 में। अब बात करते हैं एक शुद्ध परिभाषा में, जैसे कि ओडम, हम देखते हैं ओडम ने क्या कहा। ओडम परिभाषा दिया था कि एक निश्चित निवास स्थान पर पाए जाने वाले एक ही जाति प्रजाति के जीव का निवास। ये कथन मतलब परिभाषा के रूप में बताया किसने, ओडम ने। कि मतलब किसी भी एक निश्चित स्थान पर कोई जीव जाति मतलब कि जीव जाति प्रजाति उसकी निवास करती है, उसके लिए ये था। अब इसी में जैसे कि हम देखते हैं कुछ इसके मतलब विशेषता होती है कि एक ही स्थान पर दो जातियां नहीं निवास करती, क्योंकि वहाँ निवास करने के लिए उनकी कंडीशन होती है। और एक दूसरा जो हमारा विशेषता में आएगा, एक जाति या समुदाय दूसरी जाति समुदाय की पूरक होती है। ये विशेषता में दो पॉइंट आप लिख सकते हैं कि एक ही स्थान पर दो जातियां नहीं निवास करेंगी, और जो कि एक जाति रहेगी उसकी दूसरी जाति उस समुदाय की मतलब दूसरी जाति पहले जाति की पूरक होती है। ये हमारा एक पारिस्थितिकी निकेत का एक मतलब छोटा सा डिफिनीशन के साथ वो था, आप नोट कर लिए होंगे। अब बात करते हैं आगे, अगले वीडियो में बात करेंगे इकोसिस्टम का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।